हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल फिजिक्स बाय एस के वशिष्ठ में। मैं एस के वशिष्ठ हाजिर हूँ फिर से अपना दूसरा वीडियो लेकर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th के चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। फोर्स एंड प्रेशर, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक फोर्स और दूसरा प्रेशर। ओके बच्चों, अगर देखें तो फोर्स से हमारा बड़ा पुराना नाता रहा है। क्लास 6th में भी हमसे इनका सामना हुआ था, है ना, या फिर कहें तो हमारा इनसे सामना हुआ था। क्लास 6 में हमने पढ़ा था और वो हमको सिंपली बताया गया था, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। वेरी गुड। अब अगर देखते हैं बात को, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि फिजिक्स की अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इवन इफ अगर साइंस की ही बात करो ओवरऑल, तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तब मिलेगी व्हेन यू कीप क्वेश्चनिंग। ओके, जब आप क्वेश्चंस रेज करते रहते हो, आप खुद अपने मन में क्वेश्चंस उठाओ, टीचर से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिलता है तो बुक्स में ढूंढिए, फ्रेंड्स का हेल्प लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस अपने मन में नहीं उठाएंगे यू विल नॉट गेट द आंसर्स। ओके, ये ऑल इन ऑल आप कह सकते हो कि आपको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलेगा इवन। ओके, तो सबसे पहले अगर देखें तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, और जहाँ तक देखा जाए तो फोर्स का इससे बढ़िया डेफिनेशन नहीं मिल सकता। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ओके, ये बताया गया था कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, मीन्स आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग 8th में पहुंच गए हैं, है ना, हम लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। तो फिर देखा ये जाए कि सर नाउ हाउ टू डिफाइन फोर्स। सर अब फोर्स का अच्छा डेफिनेशन क्या होना चाहिए। अगर 8th क्लास में आके अगर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स लिखते हो तो सर उस डेफिनेशन को काटने की चीज़ नहीं है। ओके, बट यहाँ पे आने के बाद आपसे आपके टीचर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। ओके, तो फिर ये बनता है कि उसको एक अच्छे रूप में हम लोग डिफाइन करना सीख लें। ओके, कि कैसे डिफाइन किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि नेवर ट्राई टू लर्न द डेफिनेशंस। कभी भी डेफिनेशंस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द डेफिनेशंस। डेफिनेशंस खुद ब खुद क्रिएट कीजिए, आप देखिएगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, 2 मिनट के लिए मैं आपका वक्त लेना चाहूँगा। रटने के मामले में अगर देखा जाए तो फिर जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास में जाते हैं हम लोग रटने के आदी होते जाते हैं। आज यही कारण है कि अगर रैंडमली किसी क्लास 9th के बच्चे से, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्लास 9th के बच्चे से अगर पूछा जाए कि बताओ रियल नंबर्स क्या होता है, ओके, और अगर वो फाइनल टर्म तक पहुंच चुका है तो 70% स्टूडेंट्स का जवाब ये होता है सर ये तो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। क्या होता है सर, ये तो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। लेकिन एट द सेम इंस्टेंट अगर उनसे ये पूछा जाए कि बताइए वॉवल्स कितने होते हैं, तो उनका जवाब होगा कि सर 5, AEIOU। अब जरा मैं उनसे ये पूछता हूँ कि बताओ जो चीज़ें आपने फर्स्ट टर्म में मीन्स 6 या 7 महीने पहले पढ़ी थी वो चीज़ें आपको अभी तक याद है, लेकिन जो चीज़ आप जो चीज़ें आपने 5 या 6 महीने पहले पढ़ी थी वो आप भूल चुके, लेकिन जो चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी थी वो अभी तक याद है आपको। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी उसको आपने कंसेप्चुअली अडॉप्ट किया। ओके, लेकिन जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो या पिछले 7th 8th 9th में पढ़ रहे हो उसको पढ़ने का एक आसान तरीका ढूंढा आपने, और वो क्या था, लर्न इट आउट, रट जाओ। तो दोस्तों रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है, ट्राई टू क्रिएट द डेफिनेशंस, नेवर ट्राई टू लर्न द डेफिनेशंस। ओके, आज क्रिएट करते हैं डेफिनेशन। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हुए फोर्स का एक नया डेफिनेशन क्रिएट करेंगे हम लोग। सबसे पहले देते हैं कि मान लीजिए एक बॉल को आप रोल करते हो। ओके, व्हाट हैपेंस टू द बॉल। जवाब आएगा सर थोड़ी देर बाद बॉल खुद ब खुद रुक जाएगा। किसने रोका? डिड समथिंग हैपन टू द बॉल इंटरनली? नो नो सर, नथिंग हैपन टू द बॉल इंटरनली। व्हाट मेड द बॉल स्टॉप देन? यस, फ्रिक्शन। ओके, तो was that effect external or not? Yes sir. Now if you squeeze the डो समझते हो ना, मान लीजिए गूथा हुआ आटा है घर पे, किचन में आप गए और अगर आपने उसको स्क्वीज किया व्हाट हैपेंस, तो सर उसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, अलग अलग शेप ले लेता है वो। तो क्या उस पर आपने एक एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट करा? यस सर, क्रिएट करा। और उस एक्सटर्नल इफेक्ट ने क्या करा? सर उसके शेप में, साइज में चेंज लाया, पोजीशन में चेंज लाया। ओके,
क्या ये चेंज हमेशा होता है? तो हमने पहले सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करी कि सर जो कुछ भी आप देख रहे थे उससे ये पता चला कि फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? एक्सटर्नल इफेक्ट। क्या करता है सर? तो ये चेंज लाता है। क्या लाता है? चेंज लाता है। तो सबसे पहले ये पता चला कि फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है और ये क्या करता है? चेंज लाता है। कहाँ चेंज लाता है? तो इट ब्रिंग्स अ चेंज इन शेप, साइज एंड पोजिशन। शेप, साइज और पोजीशन, तीनों में ये चेंज लाता है। या फिर कभी कभी खाली शेप में लाएगा, कभी सिर्फ से साइज में आए या फिर सिर्फ पोजीशन में आए। ठीक है ना? चलिए, अच्छा देखते हैं कि मान लिया अगर आप दीवार को धक्का देना शुरू करते हो तो आर यू पुशिंग द वॉल और नॉट? जवाब बताइए सर, आई एम पुशिंग द वॉल। Means you are applying the force on wall. Okay. Means, but the position of the wall is changing? No, sir. Shape of the wall is changing? No, sir. Size of the wall is changing? No, sir. Means you are not applying force here. नहीं सर, यस वी आर अप्लाइंग फोर्स, बट द फोर्स इज नॉट ब्रिंगिंग एनी चेंज। बट हम लोग की टेंडेंसी ऐसी है कि अगर उस फोर्स को और बढ़ाया जाए तो डेफिनेटली द वॉल विल मूव। ओके, मीन्स द फोर्स प्रोड्यूसेज अ टेंडेंसी of changing. Okay, means it tends to bring that change. Which type of change? Shape, size or position. Therefore we can say that combining these three parts, we can say that force is an external effect which brings a change or tends to bring. So we can say that force is an external effect which brings or tends to bring a change in shape, size and position of what? Of any object. Okay, therefore we can write the new definition that an external effect which brings or tends to bring a change in shape, size or position of an object. Okay, and that is known as force. And simply you can also write push or pull is called force. Both are the definitions which are correct. Okay, but you can define it in both the ways. Okay, therefore as per as to define your standard so called for your examination, it is important here. Okay, therefore you have to write in this manner. On the other hand, push or pull is called, that is the best definition of the force. Okay, now some facts regarding force, कुछ चीज़ें जो फोर्स के रिगार्डिंग जानने लायक है ना, जो ज़रूरी है और कुछ सच्चाई है। सबसे पहला, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन पेयर ऑफ बॉडीज। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन पेयर ऑफ बॉडीज। फोर्स जब भी काम करेगा तो दो बॉडीज़ के बीच काम करेगा। ये बात हजम नहीं हो रही तो फिर एग्जांपल लेते हैं। आप देख लो कभी भी कहीं भी फोर्स लग रहा हो तो आपको वहाँ पे दो बॉडीज ज़रूर नज़र आएंगी। ठीक है ना, जिनको हम लोग इंटरैक्टिंग बॉडीज बोलते हैं। और दो बॉडीज कौन कौन नज़र आएंगी? एक लगाने वाला और एक वो जिस पे लगाया जा रहा हो। फॉर एग्जांपल बुलॉक कॉर्ड, तो दो चीज़ें दिख रही है, बुलॉक और कार्ड। आप दीवार को धक्का दे रहे हो तो दो, आप और दीवार, है ना। आप किसी फ्रेंड को धक्का दे रहे हो तो दो बॉडी, आप और आपका फ्रेंड। किसी बॉल को आप रोल करते हो तो दो, एक सरफेस और एक बॉल, है ना। आप क्रिकेट जब खेलते हो तो आप जैसे सिक्स मारते हो तो दो बॉडीज, बैट और बॉल। स्टंप्स पे लगता है दो बॉडीज, विकेट्स और बॉल, है ना। तो कहीं भी ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कि एक सिंगल बॉडी और फोर्स लग गया, नहीं। जब भी फोर्स लगेगा तो दो बॉडीज के बीच लगेगा और उन दो बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिंग बॉडीज। नाउ फैक्ट नंबर 2, the second fact is that force always acts in pairs which are known as action reaction pair. दूसरा फैक्ट ये है कि फोर्स जब भी काम करेगा तो पेयर में काम करेगा, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी भी आप पे फोर्स लगाती है। हालांकि जैसे ये आप तो नेचर में देखते ही हैं और ये आपको पता है, इसकी डिटेल जानकारी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ेंगे। ओके, क्लास 9th में। आगे चलते हैं कि फोर्स को मेजर किस चीज़ में करते हैं। तो फोर्स की ऐसा यूनिट मेरे प्यारे बच्चों होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। और अगर देखें तो 1 न्यूटन को जब डाइन में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 10⁵ डाइन, है ना। ओके, फोर्थ फैक्ट के बारे में देखें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर, ये एक नया टर्म आया, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसके बारे में तो हम लोग को 11th में पढ़ना है, लेकिन अगर देखें तो मैं सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि फोर्स को जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सर, नहीं समझ में आया सर। देखते हैं सर, एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको धक्का दूंगा तो आप किस डायरेक्शन में गिरोगे। अगर मैं आपको धक्का दूंगा
तो आप किस डायरेक्शन में गिरोगे? आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई सर, पहले ये तो बताओ धक्का किधर दोगे। तो क्वेश्चन जाएगा ना कि मैं आपको धक्का जिधर दूंगा आप उधर गिरोगे। ओके, मीन्स आप पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये सिर्फ नहीं बताएगा कि आपका किस डायरेक्शन में गिरना होगा, बशर्ते आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको फोर्स किधर लगाया गया है। लेफ़्ट लगाया गया हो तो आप लेफ़्ट में गिरोगे, राइट लगाया गया हो तो आप राइट में गिरोगे। ओके, तो सबसे पहले फोर्स को कंप्लीट स्पेस डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसके डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। ओके, यानी फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। यानी पता लग गया कि वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कुछ ऐसी भी क्वांटिटी है क्या जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती? हाँ सर, बिल्कुल। मान ली मैं आपको कहता हूँ 5 kg चीनी लेके आओ, तो कोई ऐसा बोलता है कि 5 kg चीनी टुवर्ड्स नॉर्थ लेके जाओ? ऐसा तो बोल ही नहीं सकते ना। सोचो दुकानदार को जाके बोलो कि भैया जी 5 kg चीनी तोल दो नॉर्थ डायरेक्शन में, वो मारी पड़ जाएगी हमको, है ना। तो कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, उसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, और फोर्स वैसी क्वांटिटी ही है, एंड देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें क्या क्या जाना सबसे पहले कि सर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, तो बचपन से जानते थे। एक नई चीज़ जान ली हमने कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट विच ब्रिंग्स और टेंड्स टू ब्रिंग अ चेंज इन शेप, साइज और देयर position. Okay, force always acts between pair of bodies which are known as interacting bodies. Force always acts in pairs which is known as action reaction pair. फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, इनका सीजियस यूनिट होता है डाइन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी।